चलिए, सिग्निफिकेंस बता रहे थे अमीनो एसिड का। अभी जो बताया मैंने उसको एक बार फिर से बताते हैं, और एक मिस्टेक भी हो गया। ठीक है, मैं एक बार पूरा फिर से बता देता हूँ। तीसरा सिग्निफिकेंस हम बता रहे थे आपको। ठीक है, तीसरा क्या सिग्निफिकेंस था? ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, राइट। ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब जुड़ता है तो पायरोल बनता है। सुनेगा ध्यान से, वहां पे गलत मैंने लिख दिया था पोरफायरिन, पोरफायरिन तो लास्ट में बनेगा। पायरोल बनता है। और अगर 4 पायरोल ऐसा ऐसा बने तो मतलब आप समझ रहे हो, 4 जगह ग्लाइसिन अलग अलग सक्सिनाइल कोएंजाइम से अटैच होकर 4 गो पायरोल बना है। ठीक है, तो अगर 4 गो पायरोल आपस में कनेक्टेड हो जाए तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग टेट्रा पायरोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रा पायरोल। दिस इज टेट्रा पायरोल, जिसमें कि 4 अलग अलग पायरोल है, और चारों अलग अलग पायरोल में ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम। टेट्रा पायरोल यदि ओपेन स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो उस टेट्रा पायरोल को जो ओपेन फॉर्म में है उसी को हम लोग फाइको बिली प्रोटीन कहते हैं। क्लियर? सही कर दिया मैंने। ठीक है, अगर टेट्रा पायरोल ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट रहे तो उसी को फाइकोबिली प्रोटीन कहते हैं। अब बता रहा हूं कि ये फाइकोबिली प्रोटीन 2 चीजें बना सकता है। एक तो फाइकोसाइनिन, और एक बना सकता है फाइको इराथ्रीन। फाइको ERYTHRIN, फाइको इराथ्रीन। ठीक है, तो अगर वो फाइको इराथ्रीन बनाया तो वो रेड कलर का होगा, और अगर वो फाइकोसाइनिन बनाया है तो वो ब्लू कलर का होगा। अब बता रहा हूं कि ये फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होगा साइनोफाइसी में और रोहोडोफाइसी में। रोहोडोफाइसी में फाइकोइरेथ्रिन ये भी प्रेजेंट होगा साइनोफाइसी में और रोहोडोफाइसी में। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे भी एक मिस्टेक हुआ था। दिस साइनोफाइसिस नॉट ब्लू एल्गी। ब्लू एल्गी होता ही नहीं है। एल्गी 3 होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्राउन होता है, एक ग्रीन होता है। ये तीनों एल्गी है। लेकिन एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। वो बैक्टीरिया, वो साइनो बैक्टीरिया है, मैं आपको बता दूंगा प्लांट किंगडम में। तो साइनोफाइसी एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसिस ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज साइनोबैक्टीरिया। और रोहोडोफाइसिस रेड एल्गी, ये रेड एल्गी, ये एल्गी ही है, रेड एल्गी, ये रेड एल्गी। आप समझिएगा मेरा बात ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि अगर फाइकोबिली प्रोटीन ने फाइकोसाइनिन बनाया है तो फाइकोसाइनिन साइनोफाइसी में भी होगा, रोहोडोफाइसी में भी होगा, मगर फाइकोसाइनिन मेनली साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में होगा। फाइकोइरेथ्रिन अगर बना है फाइकोबिली प्रोटीन से तो वो साइनोफाइसी में भी होगा और वो रोहोडोफाइसी में भी होगा, मगर ये फाइकोइरेथ्रिन मेनली रोहोडोफाइसी में होगा। इतनी बातें हमने कर ली थी। 2 जगह मिस्टेक हुआ था, मैंने सुधार दिया। एक मिस्टेक तो ये हो गया था कि यहाँ पे यहीं से मैंने लिख दिया था क्या, पोरफायरिन। पोरफायरिन तो इधर बनेगा रिंग वाले स्ट्रक्चर में। तो फिर से एक बार बोल दूं मैं, क्या बोला मैंने? ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को एंजाइम में जुड़ा, पायरोल बना, 4 अलग अलग पायरोल के मॉलिक्यूल टेट्रा पायरोल बनाए। अगर वो ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, नॉन एज फाइकोबिली प्रोटीन। वो बनाता है फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथ्रिन, ब्लू और रेड कलर का होता है, वो प्रेजेंट होता है, मैंने समझा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर टेट्रा पायरोल, 4 अलग अलग पायरोल हैं, इस टाइप का पायरोल रिंग होता है, इस टाइप का, ऐसे एक रिंग, ऐसे और भी अगर 4 रिंग है मान लो, ऐसे है, ऐसे जो भी है। ठीक है, ये पायरोल रिंग। हाँ, वो सब एटम मैं नहीं लिख रहा हूँ, एटम नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो ये पायरोल रिंग्स में कि इस टाइप से रिंग के फॉर्म में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये एक मिनट रुकिएगा, रुकिएगा रुकिएगा, रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट, मिस्टेक हो गया। ये 4 अलग अलग पायरोल है,
रिंग के फॉर्म में पहले नहीं बनाना है। 4 अलग अलग पायरोल है। अगर ये लीनियर मैनर में अरेंज हुआ तो ये क्या बनाएगा, थाइकोबिली प्रोटीन। और अगर ये चारों पायरोल मिलके एक किसी सेंटर एटम से अटैच हो जाए, क्या बोला मैंने, ये चारों आपस में मिलके एक किसी सेंटर एटम से अरेंज हो जाए, तो बताओ ओवरऑल एक रिंग स्ट्रक्चर तैयार होगा कि नहीं होगा, जिसमें चारों पायरोल होंगे, जिसमें चारों पायरोल होंगे। तो आप वहां उसको बोलोगे कि वो रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर सेंटर एटम मैग्नीशियम हुआ, सुना ध्यान से, अगर सेंटर एटम चारों टेट्रापायरोल एक रिंग बनाया और उसमें अगर सेंटर एटम मैग्नीशियम है, तो ऐसे रिंग को आप बोलते हो टेट्रापायरोल रिंग। क्या बोलते हो आप यहाँ, टेट्रापायरोल रिंग इज ये हियर पोरफायरिन रिंग, ये है पोरफायरिन रिंग। अब क्लियर है पोरफायरिन रिंग क्या होता है। पोरफायरिन रिंग इज द 4 molecule of tetrapyrrole attached centrally with center atom magnesium +2। क्लियर। अब समझिएगा, अगर सेंटर पे Mg+2 ना हो, आयरन+2 हो, आयरन+2 सेंटर एटम हो, तो उस दौरान आप उसको पोरफायरिन रिंग नहीं बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे हीम। आप उसको क्या बोलेंगे, HAEME, हीम। उसको आप बोलेंगे हीम पार्ट, मतलब उस पूरे पार्ट को बोलेंगे ये पूरा पार्ट हीम कहलाएगा। अगर सेंटर पे आयरन है और 4 पायरोल रिंग मतलब टेट्रा पायरोल है। सभी को क्लियर हुआ पोरफायरिन और हीम में क्या अंतर है, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी। सभी को अंतर क्लियर हुआ। हाँ, तो मैंने समझा दिया। ये फाइकोबिली प्रोटीन अलग चीज है, वो लीनियर स्ट्रक्चर था, ये रहा वो लीनियर ही था। अगर चारों पायरोल मैग्नीशियम से अटैच हुआ पोरफायरिन रिंग, अगर आयरन से अटैच हुआ तो हीम। आप समझिएगा ध्यान से, ये जो पोरफायरिन रिंग है ये किसी अदर फाइटोल टेल के साथ, समझाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस। फाइटोल टेल एक लंबी चेन होती है कार्बन की, अगर फाइटोल टेल के साथ जुड़ जाए तो ये पोरफायरिन रिंग और फाइटोल टेल मिलके क्लोरोफिल का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है, क्लोरोफिल का सिंथेसिस करता है। इसका मतलब क्लोरोफिल में पोरफायरिन रिंग प्लस फाइटोल टेल है और पोरफायरिन रिंग में सेंटर पे मैग्नीशियम+2 एटम, खेला खत्म। अगर हीम पार्ट तैयार हुआ है जिसमें कि आप देख रहे हो सेंटर एटम पे Fe+2 है और 4 अलग अलग टेट्रापायरोल मतलब 4 अलग अलग पायरोल रिंग Fe+2 से अटैच्ड है, उस पूरे पार्ट को आप बोल रहे हो हीम। अब हीम के साथ अलग अलग पार्ट जुड़ के, अलग अलग टाइप का चेन जुड़ के, पॉलीपेप्टाइड चेन ही जुड़ता है, अलग अलग चीजों का सिंथेसिस करता है और वो हीमोग्लोबिन भी हो सकता है, हीमोग्लोबिन भी हो सकता है, वो साइटोक्रोम भी हो सकता है, वो ऑक्सीडेज एंजाइम भी हो सकता है, मेनी मोर, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, ऑक्सीडेज और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हीम पार्ट होता है। तो कुल मिला के मेरा कहने का यह मतलब है कि आप ये देखो कि ग्लाइसिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारी चीजें बना रही है। एल्गी में जो पिगमेंट बना रहा है फाइकोसाइनिन और फाइकोरेथ्रिन, वो भी तो ग्लाइसिन के ही वजह से बन रहा है। रिंग स्ट्रक्चर जब बना पोरफायरिन, उससे बन रहा है क्लोरोफिल हायर प्लांट के अंदर, हाइड्रोल सेल के साथ जुड़ता है। लेकिन पोरफायरिन रिंग में ग्लाइसिन नहीं तो है, 4 ग्लाइसिन है उसमें, क्योंकि 4 पायरोल रिंग है उसमें, मतलब 4 पायरोल है उसमें, टेट्रा पायरोल। एक पोरफायरिन रिंग में 4 पायरोल, तो 4 ग्लाइसिन हुआ कि नहीं उसमें। ऐसे ही हीम पार्ट, उसमें भी 4 पायरोल है, एक पूरा रिंग मतलब स्ट्रक्चर कहलाया हीम पार्ट, उसमें भी 4 ग्लाइसिन है, वो बना रहा है हेमोग्लोबिन, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम सेल रेस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑक्सीडेज एंजाइम जो पर ऑक्सीसोम में मिलता है, याद करो बताए थे। तो ये सारी जितने भी चीजें हैं इन सभी में एक सिंगल ग्लाइसिन का देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बस ये रियलाइज कराना चाह रहा था आपको, बाकी आप इसमें अलग अलग चीजें अलग अलग चैप्टर में पढ़ोगे। बोले सभी लोगों को समझ में आ गया सिग्निफिकेंस ग्लाइसिन का कितना है, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए
तो यहां जाके आपका सिग्निफिकेंस समाप्त हुआ। अब आपसे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, अब समझिएगा मेरी बात। प्रोटीन तो कई प्रकार के होते हैं। प्रोटीन तो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल प्रोटीन, एक होता है सिंपल प्रोटीन, एक होता है, अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप, तीन टाइप में हम सारे प्रोटीन को कैटेगराइज कर दिए। सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन, COMPOUND कंपाउंड प्रोटीन, इसी को कंजुगेटेड प्रोटीन भी कहते हैं, और एक होता है डिराइव्ड प्रोटीन। क्लियर? लेकिन हम इन तीनों को पढ़ेंगे, जैसे हम लोग लिपिड पढ़े थे, याद है? सिंपल, कंजुगेटेड और डिराइव्ड लिपिड, याद है? ऐसे ही हम इन तीनों लिपिड को, प्रोटीन को पढ़ेंगे, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। मगर इससे पहले हम कुछ ऐसे प्रोटीन का नाम के साथ उसका काम और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डायरेक्टली डिस्कस करना चाहते हैं, जो एनसीईआरटी में प्रोटीन पे दे रखा है। वो 7 प्रोटीन का नाम हम आपके साथ पहले आज डायरेक्टली डिस्कस करना चाहते हैं। तब हम इस तीनों टाइप को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कल, ठीक है? आइए पहले हम वो 7 अलग अलग प्रोटीन आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें से पहला नाम है कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन, एक ही साथ में 3 करके डिस्कस करता हूं। कोलेजन, रूबिस्को, कोलेजन, रूबिस्को, पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं। आपने कोलेजन के बारे में सुना होगा, ये एक प्रकार का फाइबरस प्रोटीन है। नाम सुना होगा आपने, फाइबर बना के पाए जाते हैं, फाइबरस प्रोटीन है। और रूबिस्को के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता दूं, एक प्रकार का ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो ये फाइबर के फॉर्म में पाया जाएगा, ऐसे ऐसे फाइबर के फॉर्म में, और ये ग्लोब्स के फॉर्म में, इस फॉर्म में पाया जाएगा। अब बात आती है, सर आप कहते हो कि सर प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हुआ? एक ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें कई सारे अमीनो एसिड जुड़े हैं आपस में, फिर ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कुछ केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और एक फाइबर तैयार करते हैं, और उसी फाइबर को हम लोग बोलते हैं कोलेजन। मतलब आपका एक पॉइंट यहां से और निकल गया कि कोलेजन में, कोलेजन प्रोटीन जो है, इस कोलेजन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। कितना? 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। फाइबरस प्रोटीन है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। कहां मौजूद होता है? एनिमल्स के अंदर, एनिमल वर्ल्ड के अंदर जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेस इन टिश्यू, इन टिश्यू, जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू में कई सारे सेल होते हैं ना, उन सारे सेल्स के बीच में इस टाइप से जुड़े रहते हैं एक फाइबर, और उस फाइबर में 3 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, और इस कंप्लीट एक फाइबर का नाम होता है कोलेजन फाइबर। एक प्रकार का ये फाइबरस प्रोटीन है। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है, कहां प्रेजेंट होता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रेजेंट होता है, इन एनिमल टिश्यू, इन एनिमल टिश्यू। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोलेजन जो है ना, पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, इन एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन। तो कोलेजन के बारे में इतना पॉइंट सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूबिस्को। मैंने आपको अभी बताया रूबिस्को ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। आप सोच रहे होगे सर जैसे कोलेजन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है और वो आपस में लीनियर मैनर में अरेंज हो गया तो फाइबर बना, तो रूबिस्को में सर ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना है उसमें टोटल कितने टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन है, कितने हैं टोटल? तो बच्चों मैं बता दूं, उस रूबिस्को में टोटल 16 पॉलीपेप्टाइड चेन है, टोटल 16। और बच्चों एक बार बताऊं खास बात, इस 16 में 8 तो एक जैसे हैं और फिर 8 एक जैसे हैं, 8 एक जैसे और 8 एक जैसे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बताता हूं ये रूबिस्को कहां प्रेजेंट होता है। सभी को मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है। ये आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ये इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, उसके बाद ये आप जान रहे हो थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, ग्रेना, ग्रेना वगैरह।
ठीक है। और ये है आपका ल्यूमेन, सॉरी स्ट्रोमा, ये क्या है स्ट्रोमा, क्लियर। और आपको पता है स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट का अपना भी एक सर्कुलर डीएनए होता है, पता है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद है, एक सेल के अंदर मौजूद है, उस सेल में न्यूक्लियस भी होगा, ये रहा, और न्यूक्लियस के अंदर अपना लीनियर डीएनए प्रेजेंट है। आप समझिएगा ध्यान से। आपको पता है कि प्रोटीन किससे बनता है, आरएनए से। आरएनए किससे बनता है, डीएनए से, पता है बच्चों। ये जो आप देख रहे हो कौन, जो ये क्लोरोप्लास्ट की डीएनए, ये जो बनाता है क्लोरोप्लास्ट आरएनए, उससे टोटल 8 पॉलीपेप्टाइड चेन तो बन जाता है, 8 पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है, जो रुबिस्को का पार्ट है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो न्यूक्लियर डीएनए, ये बनाता है, आपको पता है आरएनए, वो आरएनए बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में उससे बनता है 8 पॉलीपेप्टाइड चेन साइटोप्लाज्म में। और अब ये 8 पॉलीपेप्टाइड चेन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर स्ट्रोमा में, और ये 8 और 8 मिलके 16 पॉलीपेप्टाइड चेन का एक एंजाइम बनाते हैं। 16 पॉलीपेप्टाइड चेन का एक एंजाइम बनाते हैं, जिसका नाम है राइबुलोज, जिसका नाम है राइबुलोज। आर का मतलब राइबुलोज, आर यू का मतलब राइबुलोज, बिस मतलब बायफॉस्फेट, बायफॉस्फेट, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप होता है, राइबुलोज बिस फॉस्फेट। सी का मतलब कार्बोक्सिलेज, और ओ का मतलब ऑक्सीजनेज। मतलब आप समझ रहे हो, एज आया है मतलब ये एंजाइम है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी करा सकता है और ऑक्सीजनेशन रिएक्शन भी करा सकता है। और ये कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में पाया जाता है, जहां पर ये एक कंपाउंड जिसका नाम है RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, उसके साथ ये CO2 को जुड़वा के कार्बोक्सिलेशन भी कराने की एबिलिटी रखता है, और O2 को जुड़वा के ऑक्सीजनेशन कराने की भी एबिलिटी रखता है। मतलब रुबिस्को का डुअल नेचर है, और ये डिपेंड करता है कि O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है कि CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कि वो क्या कराएगा। लेकिन एबिलिटी उसके पास दोनों, और वो किसका कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन करा सकता है, RUBP का, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस, डार्क रिएक्शन के दौरान केल्विन साइकिल में, जो मैं आपको फोटोसिंथेसिस में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो आपको बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि रुबिस्को एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो एंजाइम बनाता है, एंजाइम का ही नाम है रुबिस्को, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। 16 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि 16 में से 8 पॉलीपेप्टाइड चेन एक जैसे होते हैं, जो न्यूक्लियर डीएनए के अंडर में बने हैं साइटोप्लाज्म में, और बन के ट्रांसपोर्ट में है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। और 8 पॉलीपेप्टाइड चेन तो डायरेक्टली उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मौजूद डीएनए ने ही बनाया है, और ओवरऑल रुबिस्को उसी स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, जो कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन कराने की एबिलिटी रखता है। बोलिए कोलेजन रुबिस्को सभी को क्लियर, कोलेजन रुबिस्को सभी को क्लियर। एक सबसे धांसू पॉइंट जो रुबिस्को के बारे में खूब पूछी जाती है, अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल किंगडम में, एनिमल वर्ल्ड में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन है, तो आंसर विल बी कोलेजन। मगर यदि मैं आपसे पूछूं इन होल बायोस्फीयर, इन होल बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब समझते हो, पूरे लिविंग वर्ल्ड में, जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है, जहां एनवायरमेंट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे अधिक पाए जाने वाली एंजाइम कौन है या प्रोटीन कौन है, तो आंसर विल बी रुबिस्को। तो अगर मैं पूछूं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन और एंजाइम, क्योंकि ये एक एंजाइम है, ये कोलेजन एंजाइम नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये बस सपोर्ट देने का काम करती है। रुबिस्को एक फंक्शनल प्रोटीन है जो एंजाइम बनाती है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन और एंजाइम इन होल बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर का मतलब पूरे प्लांट एनिमल माइक्रोब सबको जोड़ जाड़ के। अब बताइए पूरे वर्ल्ड में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन है या एंजाइम है, तो आंसर विल बी रुबिस्को। लेकिन अगर मैं केवल एनिमल वर्ल्ड में बात करूं तो सबसे अधिक कोलेजन। क्या ये दोनों पॉइंट सभी को क्लियर है, हाथ खड़ा कीजिए। ये सब डायरेक्ट सवाल बनते हैं, एनसीईआरटी के हैं सारे पॉइंट। अगला स्क्रीनशॉट लेना लीजिए जल्दी से। अगला अगला पॉइंट है आपका तीसरा इंसुलिन, और चौथा ग्लूटाथोन।
दोनों आपस में मिलता जुलता है, इसलिए बता दे रहा हूँ एक साथ। GLUT4 इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, पहली बात, जो पेनक्रियाज बनाती है और ये ब्लड में डाल देती है। इसीलिए इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। कैसे बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने ये बोला कोलेजन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, रुबिस्को 16, ऐसे ही इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। एक का नाम होता है अल्फा और एक का नाम होता है बीटा चेन। एक होता है अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और एक होता है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। बताऊं बच्चों में एक बात, यहाँ पे एक और बातें पूछी जाती है। यहाँ पे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इस 3 पॉलीपेप्टाइड में कितना एमिनो एसिड होता है, ये सब बात आपसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इंसुलिन में ये बात पूछ लिया जाता है, इस अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन में 21 अमीनो एसिड होता है और बीटा में 30 अमीनो एसिड होता है, 21 और 30। और आपको मैं एक बार बताऊं, मान लो कि ये अल्फा चेन है, सपोज दैट दिस इज अल्फा चेन और दिस इज बीटा चेन। ये दोनों चेन आपस में कनेक्टेड कैसे होता है पता है? आपको पता है कि एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें, 2 ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है। ज्योति नाम बताएगी जल्दी। सल्फर का? हाँ, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम। एक सिस्टीन होगा। हाँ, और एक ट्रिप्टोफैन। मिथियोनिन। तो जो सिस्टीन होता है, आपको पता है कि सिस्टीन में आर ग्रुप के नाम पर SH होता है, CH2SH होता है ना सिस्टीन में। तो देखिए अल्फा चेन का ये रहा सिस्टीन, ये कंप्लीट सिस्टीन है, और बीटा चेन में भी सिस्टीन है। क्लियर? अब बताइए, उसका यहाँ पे आपको पता है कि CH2 भी होगा, वो आप लास्ट में गुलाबी वाला देखिए ना, SH तो है ना लास्ट में, इसलिए तो बोला सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो अल्फा चेन और बीटा चेन के कई जगह सिस्टीन क्या करते हैं, आपस में एक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। ऐसे पीला वाला देखो, देख रहे हो, आपस में जुड़ जाते हैं। अब आप बताइए इस बॉन्ड को आप क्या बोलेंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड 2 सल्फर को कनेक्ट कर रहा है, या फिर ऐसे बोलो 2 सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यही बॉन्ड है जो अल्फा और बीटा चेन को कनेक्ट कर रहा है। और ये सवाल कितनी बार आ चुका है, कितनी बार आ चुका है कि इंसुलिन में 2 चेन पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा। वो दोनों चेन आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो वो दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। इंसुलिन का खेला खत्म हो गया। काम क्या है इसका? ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाना। कैसे घटाता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करेंगे, अभी तो बस हम उसके बारे में जान रहे हैं। बोलो इंसुलिन क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट है GLUT4। अरे देखिए GLUT4 क्या पता है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं खास करके एडिपोज टिश्यूज वगैरह और मसल्स टिश्यू वगैरह, जहां पर ग्लूकोज का कंजम्पशन ज्यादा होता है, ठीक है, खास करके मस्कुलर टिश्यूज वगैरह में। तो वहां के जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में पहली बात तो एक रिसेप्टर होता है। मान लो ये एक रिसेप्टर है, ओके, एक रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर के प्रेजेंस में एक यहां पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम करता है। दिस वन इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, आर पार लगा हुआ है, देख लो। इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम है GLUT4। इससे केवल ग्लूकोज जा सकता है, वो भी केवल एक डायरेक्शन में, बाहर से अंदर केवल ग्लूकोज जा सकता है। लेकिन ये ग्लूकोज बाहर से अंदर तब जाएगा जब ये GLUT4 एक्टिव होगा, और ये एक्टिव तब होगा जब इसी सेल सरफेस पर अटैच्ड जो रिसेप्टर है उससे इंसुलिन हार्मोन आके अटैच्ड होगा। इसका मतलब ये रिसेप्टर इंसुलिन हार्मोन रिसेप्टर है, आई रिसेप्टर। जब इंसुलिन यहां पर अपने रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो यहां पे जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स इस GLUT4 को एक्टिव करेगा, और तब जाके GLUT4 सेल के बाहर मौजूद, सेल के बाहर क्या, ब्लड ही तो है, फ्लूइड ही तो है, सेल के बाहर मौजूद ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज देगा, और अंदर जाके ग्लूकोज टूट के यूटिलाइज हो जाएगा। इस कदर इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है, और इस कदर GLUT4 ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है यूनिपोर्ट मैनर में, मतलब एक डायरेक्शन में, वो भी कहां, बाहर से अंदर। यही है GLUT4, और ये खूब पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन हॉल में। ये GLUT4 कई बार पूछा जा चुका है।
कि GLUT4 क्या करता है, ग्लूकोज का अब बोलोगे सर 4-2 क्या है, देखो GLUT4 क्या है, GLUT2 क्या है, सब ग्लूकोज के ही ट्रांसपोर्टर हैं, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर रखते हैं। और ये क्या है, एक प्रकार का, ये क्या है, GLUT4 एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीन रिसेप्टर है, मतलब प्रोटीन सॉरी प्रोटीन रिसेप्टर नहीं, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है। ऐसे बोलो, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर विच ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, विच ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, प्रोटीन का बना हुआ ट्रांसपोर्टर है, इसलिए बोला प्रोटीन ट्रांसपोर्टर जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है। बोलो हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये तभी एक्टिव होगा जब इंसुलिन बाइंड होगा। इसीलिए जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। GLUT4 रहता तो है सेल मेम्ब्रेन में, मगर वो एक्टिव नहीं होता, और अगर वो एक्टिव नहीं होता तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाता, तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ने लगता है, तो हो जाता है डायबिटीज। ये बात आपको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिर से बताएंगे। बोले बात सभी को क्लियर, हाथ रखिए जल्दी से। चलिए, तो ये हो गया आपका GLUT4, 4 हो गया, ठीक है, और 3 बता देता हूँ जल्दी से। देखिए, प्रोटीन इतने ही नहीं होते हैं, ये सब डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, और एग्जाम वाला डायरेक्ट यही सब पूछता है पहले, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। वो सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, रिसेप्टर, कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। जैसे मान लिया सेल है, सेल में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है जो प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, एनिमल्स के अंदर, खास प्लांट में भी होता है, खास करके एनिमल्स के अंदर, टच के लिए, हीट के लिए, स्मेल के लिए तो खैर छोड़ो, टच के लिए, हीट के लिए, इन सब के लिए आपके बॉडी पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैं टच करूंगा तो आपके यहाँ वाले सेल्स के रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे हीट चुभाऊं पेन के लिए, अगर मैं आपको चुभाऊं तो आपको दर्द होगा, तो जैसे ही चुभाऊंगा तो आपके यहाँ के सेल्स के रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे और उस पेन को सेंस कर लेंगे। उसके बाद सेल एक्टिव होके फिर वो इन्फॉर्मेशन देंगे न्यूरॉन्स वगैरह को, वो सब बात आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हो। मुझे बस इतना बताना है, सेल में कई सारे ऐसे रिसेप्टर लगे होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, वो टच, हीट, पेन एटसेट्रा को सेंस करते हैं, और वो प्रोटीनिशियस रिसेप्टर है। बस मुझे इतना ही बताना है। इसका मतलब प्रोटीन के बने हुए रिसेप्टर भी होते हैं जो सेल के सरफेस पर लगे होते हैं। और भी कई कामों में आता है ये काम, मतलब और भी कई चीजों में काम आता है, लेकिन अभी बस इतना जानिए आप, ठीक है। चलिए अगला, ट्रिप्सिन, डायरेक्ट लिखा है एनसीईआरटी में। आपको मैं एक बार बताऊं, ये डाइजेस्टिव हार्मोन है, सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम है, सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम है। एक नहीं, कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, केवल ट्रिप्सिन थोड़ी है, काइमोट्रिप्सिन भी है, पेप्सिन भी है, कई सारे हैं, सब पढ़ाऊंगा मैं आपको डाइजेशन में। तो ये ट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये प्रोटीन का बना हुआ है, बस याद रखना है, खेला खत्म। अगला आता है एंटीबॉडी। मैं आपको इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा तो एंटीबॉडी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसका ऐसा वाई शेप का ऐसा स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा मैं आपको इस टाइप से। और मैं आपको बोलूंगा कि ये हैवी चेन है, ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है, ऐसा मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हैवी चेन, लाइट चेन, ये सब पता है क्या, ये सब पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये सब के सब पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बस इतना बताना था कि एंटीबॉडी में भी प्रोटीन के ही बने हुए पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। और एंटीबॉडी आपको पता है ये किस चीज में काम आता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में आ जाए तो उससे लड़ने में काम आता है, इम्यूनिटी में बताएंगे आपको। तो कुल मिला के कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जो आपको फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में काम आते हैं। एनसीईआरटी ने इन सातों को एक टेबल के फॉर्म में दिया है। आपको ये टेबल देख के वो क्या बताना चाहता है, प्रोटीन का केवल एक काम नहीं है कि वो एंजाइम बनाए, प्रोटीन का वैरायटी ऑफ फंक्शन। जैसे देखिए, सपोर्ट देने का काम कर रहा है, एंजाइम
यहाँ बन गया, एंजाइम कैटालिसिस करा रहा है, कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजन मतलब कि मेटाबॉलिज्म में भाग ले रहा है। अगला इंसुलिन ग्लूकोज के ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में काम आ रहा है, मतलब फिजियोलॉजी में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। ग्लूटाथोन ट्रांसपोर्ट भी कराता है प्रोटीन किसी चीजों का। रिसेप्टर प्रोटीन किसी चीजों को सेंस करने में भी काम आता है। ट्रिप्सिन अगेन एंजाइम है, मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, डाइजेशन में। एंटीबॉडीज इन्फेक्शियस एजेंट के साथ हमें लड़ने में मदद भी दिलाता है। अब आप समझ चुके होंगे एनसीईआरटी में वो उस टेबल में 7 प्रोटीन ही क्यों दिया है, और ये 7 प्रोटीन देके वो क्या बताना चाहता है आपको कि प्रोटीन का वैरायटी ऑफ फंक्शन। कितने लोगों को समझ में आ गया है सातों के बारे में? और जब भी पूछा जाता है तो ये सातों सबसे पहले आप याद करो, इसलिए मैंने पहले पढ़ाया है। ये सातों जरूर पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसके अलावा कल वाली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कल हम पढ़ेंगे अलग से सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन, डायरेक्ट प्रोटीन, प्रोटीन को और अच्छे से समझने के लिए। और उसके बाद हम आएंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बोलिए, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए जल्दी से। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। ये तो ले ही चुके थे बस। चलिए अब अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, जल्दी से बोलिएगा। शिवानंद, नो सर। ज्योति, नो सर। रिभा, नो सर। अभिषेक, नो सर। अतीक। नो। चलिए बाकी लोग तो आए नहीं है, वीडियो देखेंगे। चलिए अब आप लीजिए होमवर्क। उम्मीद करते हैं कल आप अमीनो एसिड पढ़ चुके होंगे। लिख लीजिए होमवर्क। पेज नंबर 147 पे 9.4 हेडिंग में दिया होगा प्रोटीन, वहां से पढ़ के पूरा प्रोटीन पढ़ लेना है। पेज नंबर 148 पर पॉलीसेकेराइड के ऊपर ऊपर तक पढ़ लेना है। चलिए ये आपका होमवर्क। आज मैं आपको मॉड्यूल का होमवर्क दूंगा जिसमें मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट रहेगा, लिपिड रहेगा और प्रोटीन जितना पढ़ चुके हैं उतना पार्ट रहेगा, वो सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं शाम वाले क्लास में मॉलिक्यूलर में।